टेट क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो है हमारा टॉपिक है वो है मैकाले का विवरण पत्र। यानी 1833 में जो भारत के लिए शिक्षा नीति आई, उसमें मैकाले ने क्या क्या विवरण पत्र दिया या फिर क्या क्या घोषणाएं की, उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। बात अगर हम मैकाले की करें तो मैकाले जो था वो भारत में जो गवर्नर जनरल थे, उनके कार्यकारिणी सभा में कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त हुआ था और इसी ने 1833 में अपना विवरण पत्र दिया, जिसके आधार पर आगे की शिक्षा दी जाने वाली थी। देखिए, जो मैकाले था, इसके विचार पाश्चात्यवादियों से मिलते जुलते थे, क्योंकि अभी भी जो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद था वो चल रहा था। कहने का मतलब कि जो शिक्षा दी जाए भारत में, वो प्राच्य भाषाओं अर्थात अरबी, फारसी, संस्कृत में दी जाए या फिर पाश्चात्य भाषा अंग्रेजी में दी जाए, ये विवाद अभी भी चलता आ रहा था। तो जब मैकाले का विवरण पत्र आया तो उसमें उसने भाषा का यानी कि जो शिक्षा का माध्यम था वो अंग्रेजी रखा। और अंग्रेजी क्यों रखा, इस पे भी उसने कई सारे तर्क दिए हैं। तो जो मैकाले था, उसने अपना विवरण पत्र 2 फरवरी 1835 को लिखा, ठीक है। और इस विवरण पत्र में क्या क्या बातें हुई हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले उसने साहित्य और विद्वान शब्दों की व्याख्या की। देखिए, 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था, उसमें इन्हीं 2 शब्दों यानी साहित्य और विद्वान शब्दों पर ही घमासान मचा हुआ था कि इसका क्या मतलब निकाला जाए। तो जब मैकाले विवरण पत्र लेके आए तो उसमें सबसे पहले इन्हीं 2 शब्दों की व्याख्या की कि साहित्य और विद्वान से क्या मतलब है। तो मैकाले ने कहा, जो 1813 का चार्टर एक्ट था, जिसकी धारा 43 में साहित्य और विद्वान शब्द की चर्चा की गई थी, उसमें साहित्य का मतलब अंग्रेजी साहित्य से है, ठीक है। और जो विद्वान शब्द है, उसका उन लोगों से संबंध है जैसे कि जो लॉक के दर्शन और मिल्टन की कविता जानते हों और जो न्यूटन है उनके भौतिक विज्ञान को जानते हों। अगर वो इन तीनों को जानते हैं तो वो विद्वान कहलाएंगे। यानी लॉक के दर्शन, मिल्टन की कविता से परिचित हों और न्यूटन के भौतिक विज्ञान से परिचित हों, वो वही लोग विद्वान कहलाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा इसने ये भी कहा कि जो भारत की भाषाएं हैं वो अविकसित हैं, उसमें वैज्ञानिक शब्दावलियों का पूर्ण अभाव है। इस कारण शिक्षा का माध्यम हम अंग्रेजी में ही रखेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इसने और क्या क्या बातें की। उस विवरण पत्र में इसने बहुत सारे ऐसे तथ्य रखे कि किस कारण हम शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रख रहे हैं। उसमें दूसरा क्या था कि आंग्ल भाषा विश्व की सर्वोत्कृष्ट भाषा है, ऐसा मैकाले का मानना था। मैकाले ने कहा कि जो आंग्ल भाषा है वो विश्व की सर्वोत्कृष्ट भाषा है, जबकि मैकाले ने ना ही संस्कृत जानता था, ना ही अरबी जानता था, ना ही फारसी जानता था। वो जो प्राच्य भाषाएं थी उनमें से किसी से उसका कोई लेना देना नहीं था, ना ही उसने उनसे संबंधित कोई भी साहित्य पढ़ा हुआ था। लेकिन फिर भी उसका ये मानना था कि जो आंग्ल भाषा है वो विश्व की सर्वोत्कृष्ट भाषा है। और इसी की अतिशयोक्ति करते हुए उसने क्या कहा कि यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरेबिया के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। इनका ज्ञान देख लीजिए, इन्होंने जैसे सब कुछ पढ़ा हुआ है, इन्होंने मान लिया कि हाँ कि यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरेबिया के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। देख लीजिए। उसके अलावा इसने और क्या कहा कि यह भाषा पाश्चात्य भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ है। यानी जो अंग्रेजी भाषा है ये पाश्चात्य भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ है। जो इस भाषा को जानता है वह सुगमता पूर्वक उस विशाल ज्ञान के भंडार को प्राप्त कर सकता है जिसको विश्व की सबसे बुद्धिमान जातियों ने रचा है। अब ये अंग्रेजी के पक्ष में अपनी बात रख रहे थे, अब क्या किया जा सकता है। उसके बाद अगली बात उन्होंने कही शासकों की भाषा की। अंग्रेजी को हम शिक्षा का माध्यम बना रहे हैं क्योंकि वो शासकों की भाषा है। इसका क्या मतलब है? उस समय हमारे ऊपर शासन कौन कर रहा था? अंग्रेज की भाषा अंग्रेजी थी, इसीलिए उसने कहा शासकों की भाषा है तो लोगों को भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर है ऑस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका की भाषा। उस समय भारत के व्यापार ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में भी होते थे और वहाँ के लोग अंग्रेजी से काफ़ी हद तक परिचित हो चुके थे। तो इन्होंने कहा कि अगर संबंध अच्छे बनाने हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच तो अंग्रेजी आना चाहिए। फिर है व्यापार की भाषा।
अंग्रेजी समस्त देश में व्यापार की भाषा है। पूर्वी समुद्रों में अंग्रेजी व्यापार की भाषा बनने की संभावना है। यानी इसने अंग्रेजी को इसलिए भी लाने की कोशिश की क्योंकि वो व्यापार की भाषा थी। अब आगे है अंग्रेजी की लोकप्रियता में वृद्धि। उसने कहा कि संस्कृत और अरबी पाठशालाओं में छात्रों से फीस लेने के बजाय छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, फिर भी इनमें विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है। जबकि अंग्रेजी स्कूलों में छात्रों से फीस ली जाती है, फिर भी उनमें विद्यार्थियों की संख्या अधिक है। जाहिर है देश की जनता स्वयं अंग्रेजी पढ़ने के लिए उत्सुक है, इसलिए हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि उन्हें यह भाषा पढ़ाया जाए। मैकाले ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी इसलिए रखा क्योंकि उसको ये लगता था कि जो अंग्रेजी है वो लोकप्रिय होती जा रही है। इस तर्क पे उसने क्या तर्क दिया इस बात पे कि देखिए यहाँ के जो भारतीय विद्यालय है, मदरसा है, संस्कृत विश्वविद्यालय है, पाठशालाएं हैं, यहाँ पे बच्चों को छात्रवृत्तियाँ दी जाती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे बच्चे कम रहते हैं। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं वहाँ पे बच्चों से फीस ली जाती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं। तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेजी लोकप्रिय भाषा बन चुकी है, इसीलिए शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखा जाए। ठीक है, फिर उसके बाद है अंग्रेजी सीखना आसान। मैकाले के अनुसार अंग्रेजी सीखना आसान था, इसीलिए वो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी उसने रखा। फिर है भारतीय विद्वानों का समर्थन। देखिए राजा राम मोहन राय जैसे देशभक्त तथा प्रबुद्ध भारतीयों ने स्वयं स्वीकार किया है कि उनकी भाषाओं में वह ज्ञान नहीं है जिसको वह जानना चाहते हैं। देखिए हमारे जो राजा राम मोहन राय जी थे वो अंग्रेजी भाषा के पक्षधर थे। वो चाहते थे कि भारत की जनता को भी अंग्रेजी का ज्ञान हो, और इसी को मैकाले ने ले लिया कि देखिए यहाँ के लोग खुद समर्थन कर रहे हैं अंग्रेजी भाषा का। ठीक है, फिर अब अगला है कि धर्म संहिता का अंग्रेजी में अनुवाद। कहने का क्या मतलब है कि उस समय जो धर्म संहिता होती थी, यानी जो जज जिस हिसाब से नियम कानून वगैरह जो बनते थे, उन सब के लिए भारतीय सलाहकार भी होते थे। तो उनको कहा गया कि इन लोगों के लिए जो भी सलाहकार बनाने का था उसको तोड़ दिया जाए, मतलब जो भी बिंदु है उनको ख़त्म करके मतलब उनका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में कर दिया जाए। ठीक है, फिर है भारतीय साहित्य का ज्ञान काल्पनिक तथा अपूर्ण। अब पढ़ा तो इसने था नहीं, लेकिन फिर भी इसने बोल दिया कि जो भारतीय साहित्य है वो ज्ञान काल्पनिक है, यानी कि जो साहित्य की रचनाएं हुई हैं वो कल्पना के आधार पर है और उनका ज्ञान भी अपूर्ण है इसके अनुसार। ठीक है, तो ये इसने अंग्रेजी के पक्ष में अपनी बात रखी कि हम शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को क्यों बना रहे हैं। उसके अलावा इस विवरण पत्र में उसने यह भी कहा कि विवरण पत्र में यह भी कहा गया कि जो 1 लाख की धनराशि शिक्षा पर व्यय की जानी है उसके बारे में सरकार पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वह अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार से व्यय कर सकती है। संयोग देखिए 1813 में 1 लाख रुपए भले ही दिए गए थे, मतलब देने की बात की गई थी, लेकिन प्राच्य पाश्चात्य विवाद और इन्हीं सब के चक्कर में पैसा अभी तक मिला भी नहीं था। और कौन सा सन चल रहा है? 1833। यहाँ पे ये बात की गई कि जब पैसा मिलेगा तो सरकार उसे अपने हिसाब से काम करेगी, उस पर किसी का दबाव नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैकाले का विवरण पत्र था। अब इसमें मैकाले के विवरण पत्र का योगदान और मूल्यांकन कहते हैं, क्योंकि देखिए जब एग्जाम में पूछा जाता है तो मैकाले के विवरण पत्र में क्या बातें कही गई है उसको भी पूछा जाता था, जिसको अभी हमने पढ़ा हुआ है। अब देखते हैं कि मैकाले का जो विवरण पत्र था उसका भारतीय शिक्षा में क्या योगदान रहा है, या फिर उसका मूल्यांकन हम कैसे करेंगे। जब मूल्यांकन की बात की जाए तो उसमें गुण दोष के बारे में भी चर्चा की जाती है। ठीक है, उसके पक्ष में क्या तर्क हैं, उसके विपक्ष में क्या तर्क हैं, इन्हीं सब के बारे में चर्चा की जाती है। ठीक है, तो देखिए मैकाले का यह घोषणा पत्र या विवरण पत्र भारतीय शिक्षा में एक महत्वपूर्ण घटना है। मैकाले के विवरण पत्र के समीक्षा के समय हमें 2 प्रकार के विचार मिलते हैं। पहला जो उसके पक्ष में है, यानी कि जो मैकाले के शिक्षा के पक्षधर हैं जो पाश्चात्यवादी हैं, और दूसरा वो जो मैकाले की जो शिक्षा थी उसके विपक्ष में थे। तो इन्हीं 2 धाराओं के आधार पर हम मैकाले के विवरण पत्र का मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि उसके पक्ष में क्या तर्क दिए गए हैं। पहला तर्क है कि मैकाले भारतीय शिक्षा का अग्रदूत। देखिए मैकाले के विषय में लोगों की धारणाएं भिन्न भिन्न हैं। कुछ लोगों ने इसे भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना है और कुछ लोगों ने आलोचनाएं भी की है। लेकिन
अनेक हृदयवादी भारतीयों जैसे दादा भाई नौरोजी ने मैकाले की प्रशंसा मुक्त कंठ से की है। उन्होंने कहा कि मैकाले द्वारा भारतीय शिक्षा पर लगाए गए उपेक्षाओं को हमें उदारतापूर्वक भूल जाना चाहिए और उसे अपनी अज्ञानताओं के लिए क्षमा कर देना चाहिए। उसके इरादे बुरे नहीं थे, वह भारतीय की उन्नति करना चाहता था। तो ये इसके पक्ष में एक कोटेशन आया दादा भाई नौरोजी की तरफ से। फिर दूसरा है कि आधुनिक शिक्षा का शिलान्यास, यानी मैकाले का जो विवरण पत्र था उससे आधुनिक शिक्षा का शिलान्यास हुआ। ठीक है, और उसके अलावा जो मैकाले था इसने प्राच्य और पाश्चात्य जो विवाद था इसको भी सॉल्व करने की कोशिश की। फिर अब आगे है भारत के लिए पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के द्वार खोलना। यह इसके पक्ष में है, क्योंकि मैकाले ने कहा था कि जो अंग्रेजी भाषा को जानता है वो पाश्चात्य के पश्चिम के जितनी भी ज्ञान विज्ञान है वो उन सबको प्राप्त कर सकता है। तो ये इसका एक पॉजिटिव साइड था कि भारत के लिए पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के द्वार खोल दिए गए अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से। फिर उसके बाद है कि भारत में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करना। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों में समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व का पाठ पढ़ाकर उनमें राजनीतिक जागृति उत्पन्न कर दी, जिससे एक दिन अंग्रेजी साम्राज्य को ही उखाड़ फेंक दिया गया। क्योंकि देखिए जब लोग जागरूक हुए, उन्होंने अंग्रेजी साहित्य को पढ़ा, वहाँ के जो नियम कानून थे उनको जाना, तो वहाँ से उन्होंने समानता, स्वतंत्रता वगैरह को अडॉप्ट किया और उसी के कारण भारत में राजनीतिक जागृति उत्पन्न हो गई। तो ये इसके गुण थे, पॉजिटिव साइड्स थे। ठीक है, अब इसके दोष देख लेते हैं या फिर इसके विपक्ष में क्या क्या बातें हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला है विदेशी भाषा द्वारा पाश्चात्य सभ्यता को थोपना। देखा जाए तो ये एक हिसाब से यहाँ के लोगों पे थोपा ही जा रहा था ना, कि आपको क्या पढ़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अंग्रेजी माध्यम से ही शिक्षा दी जाएगी। तो ये इसका एक दोष था। फिर अगला क्या है कि भारतीय भाषाओं का अपमान एवं अवहेलना। देखिए मजाक उड़ाते हुए मैकाले ने बोला कि यहाँ के जो भाषाएं हैं वो अपूर्ण हैं, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, बेहद गंवारू हैं। उसने यहाँ तक कहा, मतलब भारतीय भाषाओं का अपमान किया। उसके अलावा भारतीय संस्कृति तथा धर्म का भी उसने अपमान किया और एक नवीन वर्ग का निर्माण किया, ये भी उसका दोष था। कहने का मतलब नवीन वर्ग यानी कि जो लोग अंग्रेजी पढ़े हुए होंगे उनका अपना एक वर्ग तैयार हो जाएगा, यानी एक नया वर्ग जो कि भेदभाव को भी बढ़ावा देगा। फिर है शिक्षित वर्ग तथा जनसाधारण के बीच खाई उत्पन्न करना। देखिए मैकाले ने ही निस्यंदन का सिद्धांत दिया था, यानी छनाई का सिद्धांत। तो देखा जाए जो लोग पढ़ लेंगे उनका वर्ग अलग हो जाएगा और जो नहीं पढ़े लिखे रहेंगे उनका भी वर्ग अलग हो जाएगा। ये भी इसका एक दोष था। फिर अगला है कि भारत की धार्मिक एकता को नष्ट करना। देखिए मैकाले जो विवरण पत्र लेके आया था उसमें इसने एक बात कही थी कि किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन जो विद्यालय थे उस समय वहाँ पे बाइबिल की शिक्षा खुलेआम दी जा रही थी। भले ही धार्मिक शिक्षा को मना किया गया था लेकिन बाइबिल की शिक्षा दी जा रही थी, जिस कारण उसने भारत की धार्मिक एकता को भी नष्ट करने की कोशिश की। तो ये था मैकाले का विवरण पत्र, उसके गुण एवं दोष। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।